सभी को नमस्कार। मध्यकालीन भारत के इतिहास में फिर से आपका स्वागत है। पिछले चैप्टर में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना और कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सुल्तान बनने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने बहुत महत्वपूर्ण कार्य पड़े थे। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में जाना कि गौर का शासक गयासुद्दीन महमूद बना, परंतु शक्तिशाली नहीं था। दूसरा वह ख्वारिज़्म शाह जो उसके पड़ोसी था, वह निरंतर गौर के ऊपर अधिकार करना चाहता था। इसलिए अयोग्य होने के कारण और कमज़ोर होने के कारण उसके मोहम्मद गौरी के जो स्वामी भक्त और जो साहसी हाकिम या सूबेदार थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास किया। शुरुआत यलदौज ने की, उसने आगे बढ़कर गजनी के ऊपर अधिकार कर लिया। तो उसके बाद कुबाचा ने अपने आप को उच्च और मुल्तान में स्वतंत्र घोषित कर दिया और ऐबक ने दिल्ली से चलकर लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और वहाँ पर अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। तो ऐसा लग रहा था कि ख्वारिज़्म का शाह है वो गौर के ऊपर आक्रमण कर देगा और गौर प्रदेश का, गौर साम्राज्य का एक अंग होने के कारण भारत भी ख्वारिज़्म शाह के आक्रमण का शिकार होगा। ये ऐबक अच्छी तरह से जानता था। इसलिए वह चाहता था कि अपने नव स्थापित राज्य को वह गौर के साम्राज्य से पृथक कर दे। अगर वह गौर के साम्राज्य से पृथक कर देगा तो ख्वारिज़्म का शाह अगर गौर के ऊपर अधिकार भी कर लेगा तो वह भारत के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। इसलिए उसने जो गौर का शासक था, मोहम्मद गौरी का उत्तराधिकारी था, गयासुद्दीन, उसके पास एक प्रस्ताव भेजा कि यदि आप मुझे स्वतंत्र शासक स्वीकार कर लेते हैं तो ख्वारिज़्म शाह के विरुद्ध आपको मैं सैन्य सहायता प्रदान करूँगा। जैसा हमने बताया पीछे की स्लाइड में कि गयासुद्दीन के पास और कोई चारा नहीं था, वो कमज़ोर भी था और वह ख्वारिज़्म शाह की आक्रमण के भय से इस स्थिति में नहीं था कि वह इन तीनों जो हाकिम थे, सूबेदार था, यलदौज, कुबाचा और ऐबक, इन से आक्रमण का या इनसे लड़ाई का जो है वो लड़ाई मोल ले पाता। इसलिए उसने सहज ही इसको स्वीकृति दे दी और इस प्रकार ऐबक ने अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना करके अपने आप को गौर के साम्राज्य से मुक्त कर लिया और इस कारण से वह ख्वारिज़्म शाह के आक्रमण के भय से भी मुक्त हो गया। ऐबक का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य था अपने जो शक्तिशाली प्रतिद्वंदी थे यलदौज और कुबाचा, उनसे भारतीय राज्यों की सुरक्षा करना। जैसा हमने पिछली स्लाइड में चर्चा की थी कि ऐबक, यलदौज और कुबाचा की राजनीतिक स्थिति एक समान थी और तीनों ही गौरी के बाद में अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र हो चुके थे। अब उनका एक दूसरे के राज्य के ऊपर विस्तार स्वाभाविक परिणाम था। वो चाहते थे कि उन अपने साम्राज्य के विस्तार करें। इसलिए यलदौज भारतीय प्रदेशों के ऊपर आक्रमण करना चाहता था, कुबाचा यलदौज के और ऐबक के प्रदेशों के ऊपर अधिकार करना चाहता था और इसी प्रकार ऐबक भी उन प्रदेशों से अपनी सुरक्षा करने के लिए प्रयत्नशील था। तो ऐबक ने, चूँकि ऐबक के सामने दो प्रतिद्वंदी थे तो दोनों से एक साथ वह लड़ाई मोल नहीं ले सकता था, इसलिए उसने कूटनीति का सहारा लिया और सिंध का जो हाकिम था कुबाचा, उसके साथ उसने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। यहाँ पर कुछ तत्कालीन इतिहासकार कहते हैं कि उसने अपनी दो पुत्रियों का विवाह किया। संभवतः एक पुत्री की मृत्यु हो गई, उसके बाद उसने दूसरी पुत्री का विवाह किया होगा। उसने अपनी पुत्री का विवाह करके कुबाचा के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए और कुछ समय के लिए उसने कुबाचा को अपना संबंधी बना लिया और इससे वह कुबाचा के आक्रमणों से मुक्त हो गया। कुबाचा की तरफ से भयमुक्त होने के बाद उसने अपना ध्यान दूसरे जो प्रतिद्वंदी था यलदौज, उसकी तरफ दिया और उसने उसके साथ सैन्य संघर्ष करने का निर्णय किया।
यल्दौज ने गजनी पे भी अधिकार कर लिया था, जो कि कुछ समय गजनी गौर साम्राज्य की राजधानी रह चुकी थी, मोहम्मद गौरी की राजधानी रह चुकी थी, और उसके ऊपर अब यल्दौज का अधिकार था। इसलिए वह चाहता था कि जो भी प्रदेश गौर साम्राज्य के अंतर्गत रहे हैं वो उसके भी अधीनता स्वीकार करें, अर्थात वह अब गौरी का अपने आप को वैध उत्तराधिकारी समझता था और उन सभी प्रदेशों के ऊपर अपना अधिकार करना चाहता था जो कभी न कभी गौर प्रदेश या गजनी प्रदेश के अंतर्गत रह चुके थे। इसलिए उसने अपने जो साम्राज्य विस्तार के दृष्टिकोण को उसने दिखाते हुए भारत के पंजाब प्रदेश के ऊपर पंजाब प्रदेश में प्रवेश किया और उसने पंजाब के बहुत सारे प्रदेशों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। यल्दौज के इस विस्तारवादी जो संकेत है उसको समझकर लाहौर के लोगों ने ऐबक को दिल्ली से लाहौर बुलाया और ऐबक ने आगे बढ़कर यल्दौज के साथ संघर्ष किया और उसे पंजाब से बाहर खदेड़ दिया और उसको खदेड़ता हुआ ऐबक गजनी तक भी पहुंच गया और उसने कुछ समय के लिए गजनी के ऊपर भी अधिकार कर लिया, परंतु गजनी के ऊपर वापस यल्दौज का दबाव बढ़ने के कारण उसे लौटकर लाहौर आना पड़ा और अब उसने यल्दौज के संभावित आक्रमणों के दबाव को समाप्त करने के लिए निश्चय किया कि लाहौर में ही वो स्थायी रूप से राजधानी बनाकर रहेगा और उसने ऐसा ही किया और इस प्रकार उसने फिर कभी यल्दौज को भारतीय प्रांतों पर आक्रमण करने का मौका नहीं दिया और इस प्रकार उसने यल्दौज से भी अपने साम्राज्य की रक्षा कर ली और कोबाजा से भी अपने साम्राज्य की रक्षा करने में वह सफल रहा। अब अपने दो शक्तिशाली प्रतिद्वंदियों से आक्रमणों के भय से मुक्त होकर कुतुबुद्दीन ने अपने भारतीय प्रदेशों की तरफ ध्यान दिया और उसमें सबसे उल्लेखनीय उसका कार्य था वो बंगाल के ऊपर पुनः अधिकार करना था। हमें पता है कि जब मोहम्मद गौरी के आक्रमण हो रहे थे यहाँ पर और ऐबक भारतीय प्रदेशों के ऊपर अधिकार कर रहा था फिर से, तभी मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने 1204 ईस्वी में बंगाल के ऊपर अधिकार कर लिया था और वो आगे बढ़कर नेपाल और चीन के ऊपर भी आक्रमण करने का उसने प्रयास किया था और इसके परिणाम स्वरूप उसकी बहुत सारी सेना ख़त्म हो गई थी और उसकी शक्ति कमज़ोर हो गई थी और 1206 ईस्वी में अली मर्दान खान नामक एक व्यक्ति ने उसकी हत्या करके और वो बंगाल का स्वतंत्र शासक बन बैठा था। परंतु खिलजी सरदार जो थे उन्होंने अली मर्दान खां को अपने स्वामी का हत्यारा समझा और उसे कभी भी अपना शासक स्वीकार नहीं किया और उन्होंने एक समय पर उसे अली मर्दान को कैद करके मोहम्मद शिरान को वहाँ का शासक बना दिया। अली मर्दान बड़ी मुश्किल से जेल से छूटा और भागकर उसने ऐबक की सहायता मांगी। ऐबक ने इस शर्त पर कि वह उसकी अधीनता स्वीकार करेगा और दिल्ली सल्तनत का स्वामी भक्त रहेगा, उसे सैन्य सहायता प्रदान की। अली मर्दान ने ऐबक की सैन्य सहायता से फिर से बंगाल पर अधिकार कर लिया और इस प्रकार बंगाल फिर से दिल्ली का कर्द साम्राज्य बन गया और इस प्रकार उसने बंगाल के ऊपर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने न केवल अपने साम्राज्य को ख्वारिज़्म शाह के आक्रमण से मुक्त कर लिया, उसने गौर साम्राज्य से अपना संबंध तोड़कर एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया, बल्कि ऐबक ने कोबाचा और यल्दौज से भी अपने साम्राज्य की सुरक्षा करने में उसने सफलता प्राप्त की। यहाँ ये जानना भी आवश्यक है कि जब ऐबक पश्चिम की तरफ यल्दौज और कोबाचा से संघर्षशील था, उस समय भारतीय प्रदेशों की स्थिति क्या रही। ऐबक ने बंगाल पे तो हालांकि आधिपत्य स्थापित कर लिया जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में चर्चा की थी, परंतु बहुत सारे जो भारतीय प्रदेश थे जो कभी ऐबक के अधिकार में थे वो उसके हाथ से निकल गए। गौरी की मृत्यु और उसके बाद में जो भी राजनीतिक उठापटक हुई उसका फ़ायदा इन शासकों ने उठाया। प्रतिहारों ने ग्वालियर पर पुनः अधिकार कर लिया। चंदेल शासक त्रिलोक्य वर्मा ने भी कालिंजर पर अधिकार कर लिया। गहड़वालों ने बदायूं और फर्रुखाबाद पर अधिकार कर लिया।
हालांकि ऐबक बदायूं को फिर से हासिल करने में सक्षम रहा और उसने वहाँ पर इल्तुतमिश को वहाँ का हाकिम या सूबेदार या इक़्तिदार जो भी आप कहिए उसको वहाँ पर नियुक्त करके उसके ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। और परंतु वह कभी अपने चित्त जी फिर ग्वालियर और कालिंगर पर अधिकार नहीं कर सका। और इस प्रकार शक्तिशाली ऐबक ने अपनी शक्ति और मेधा से अपने साम्राज्य की स्थापना की और बल्कि उसको बचाए रखने में भी सफल रहा। 1210 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई। कहा जाता है कि लाहौर में वो चौगान नामक खेल खेल रहा था, जो आजकल पोलो होता है, जो घोड़े पर बैठकर खेला जाता है। और पोलो खेलते समय घोड़े से गिर गया और घोड़े से गिरने से उसकी मृत्यु हो गई और फिर वहीं लाहौर में उसको दफना दिया गया। तो इस एक सैनिक के रूप में तो ऐबक महत्वपूर्ण उसने भूमिका निभाई ही। इसके साथ साथ वो कुछ विद्वानों को भी उन्होंने संरक्षण दिया, जैसे हसन निजामी और फ़क्र मुदव्विर नामक 2 विद्वान थे जो उसके दरबार में थे, उन्हें उसने संरक्षण प्रदान किया। तो उसकी जो राजनीतिक और सैन्य गतिविधियों का अध्ययन करने के बाद हम कुछ और महत्वपूर्ण उसके चरित्र के और शिकारियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप पिछले स्लाइड में हमने कहा कि कुछ विद्वानों को भी उन्होंने संरक्षण प्रदान किया था। कहा जाता था कि वो दानी बहुत था और खुले हाथ से वो दान देता था। लाखों का दान देने के कारण उसे लाख बख्श भी कहा जाता था। और इसी कारण बड़ा दानी होने के कारण मिन्हाज शिराज ने उसे हातिम द्वितीय की उपाधि भी उसने प्रदान की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2 मस्जिदों का निर्माण करवाया था, जिसमें एक दिल्ली में थी और दूसरी अजमेर में। दिल्ली की मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के नाम से जानी जाती है और अजमेर की जो मस्जिद है वो 2.5 दिन का झोंपड़ा उसके नाम से जानी जाती है। उसने एक और प्रसिद्ध जो बिल्डिंग है, भवन की निर्माण भी उसने शुरू करवाया, जिसका नाम कुतुब मीनार है। उसने शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काके की स्मृति में इस मीनार को बनाना प्रारंभ किया। केवल एक ही मंजिल वो बनवा पाया, उसके बाद में उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने उसे पूर्ण करवाया। चूँकि ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काके की स्मृति में बनवानी शुरू हुई थी, इसलिए इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया था, न कि कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया था। ऐबक एक अच्छा सैनिक था, योग्य प्रशासक भी था, परंतु उसमें धार्मिक जो उसकी नीति क्या थी। एल श्रीवास्तव नामक इतिहासकार ने उसकी धार्मिक सहिष्णुता की जो नीति थी उसकी आलोचना की है। उसका कहना है कि ऐबक धार्मिक रूप से असहिष्णु शासक था। हालांकि ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं कि उसने 2 बार जो पराजित हिंदू शासक थे उनको बख्शने के लिए मोहम्मद गोरी से सिफारिश भी की थी, परंतु उसके बावजूद भी वह हत्याओं के लिए बदनाम था। उसने हिंदू मंदिरों को तोड़ा और तोड़कर उनके स्थान पर नई भवन बनाए। दिल्ली और अजमेर में उसने मस्जिद बनाई, परंतु कहा जाता है कि जो अजमेर की जो मस्जिद है 2.5 दिन का झोंपड़ा, वो एक संस्कृत विद्यालय को तोड़कर उसने उसको उसके स्थान पर बनाई थी। परंतु इन सब के बावजूद भी उसकी जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं कि उसने गजनी से संबंध विच्छेद करके अपने आप को एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया, इसके लिए कुतुबुद्दीन ऐबक हमेशा ही इतिहास में जाना जाएगा। तो ये हमने कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना और किस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने जो प्रतिद्वंदी थे उनसे अपने साम्राज्य की रक्षा की, इसके ऊपर अध्ययन किया और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की कि वो जो प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से किस प्रकार से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो ये हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में इस चैप्टर में कुछ हम यहाँ पर जो शब्दार्थ आए हैं उनका हम थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। चूँकि इस्लामिक शासक थे ये और वहाँ अब हमें इस पूरे विषय में यानी मध्यकालीन भारत में आगे बहुत सारे ऐसे शब्दावली
हमें सुनने को मिलेगी जो भारतीय संस्कृति से अलग हटकर थी, यानी यहाँ प्रचलित नहीं थी। अरबी शब्दावली का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए उसको भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर शब्द का अर्थ क्या है। इससे हमने चर्चा की थी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया था, उसने अपने आप को सिपह सालार घोषित किया था। सिपह सालार ही कहलाना वो पसंद करता था। तो क्या अर्थ था सिपह सालार का? देखिए, मोटे रूप में जो इस्लामिक जो सैन्य टुकड़ी थी उसका एक विभाजन था। जो सिपह सालार था वो 100 सवारों का अधिकारी होता था, परंतु प्रारंभिक जो सल्तनत कालीन जो काल है उसमें सिपह सालार को एक स्वतंत्र सेनानायक के रूप में भी इसका प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग हुआ है। 10 सैनिकों की एक टुकड़ी होती थी, उस टुकड़ी के ऊपर जो अधिकारी होता था उसे सरखेल कहा जाता था, यानी 10 सैनिकों पर एक सरखेल होता था, और 10 सरखेल यानी 100 सैनिकों के ऊपर एक सिपह सालार होता था, और 10 सिपह सालारों के ऊपर एक मलिक होता था, और 10 मलिकों के ऊपर एक खान, और 10 खान के ऊपर एक सुल्तान होता था। बर्नी जो इतिहासकार हैं उन्होंने जो तत्कालीन सल्तनतकालीन जो सैन्य विभाजन की व्यवस्था है उसका वर्णन करते हुए विवरण दिया है। तो हमें पता है कि उसने गौरी ने ऐबक को मलिक की उपाधि भी दी थी। तो आप ये यहाँ देख सकते हैं कि मलिक की उपाधि उस समय कितनी महत्वपूर्ण थी। मलिक सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, जैसा हमने पीछे चर्चा की थी कि उसके नीचे 10 सिपह सालार होते थे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पद था उस ज़माने में। खुतबे के बारे में मैं पीछे बता चुका हूँ कि ईद और जुमे की नमाज के बाद पढ़ा जाने वाला एक व्याख्यान था, जिसमें खुदा की स्तुति, मोहम्मद साहब की प्रशंसा के बाद तत्कालीन शासक का वर्णन होता था, परंतु ऐबक ने कभी भी अपने नाम में खुतबा नहीं बुलवाया। तो इस प्रकार आज का ये हमारा टॉपिक समाप्त होता है। आशा है दिल्ली सल्तनत की स्थापना और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किए कार्यों को हम अच्छी तरह से समझ सके होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।